और इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी रण पूरी तरीके से सज चुका है। 3 नवंबर को बड़ौदा का उपचुनाव होगा और उसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन इन तारीखों के ऐलान के साथ ही अब यह भी साफ हो चुका है कि राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ, अभी तक जो मैदान में सिर्फ बयानों के तीर चला रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे आमना सामना होगा और इस रण में कौन जीतता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आपको साथ ही यह भी बता दें कि बड़ौदा सीट, ये वो सीट ऐसी जहां पर कांग्रेस का एक लंबे समय से यहां पर कब्जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट रहा है इस सीट पर, वो आप बीते काफी समय से इस सीट पर जीत हासिल करते रहे, लेकिन हाल ही में उनकी वो स्वर्गवासी हो गए और उसके बाद जब ये सीट खाली हुई तो यानी कि उपचुनाव हुआ और अब इस उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है। और हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव की हर एक तस्वीर को साफ करके आप तक पहुंचाएंगे। सीधे जरा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता का। राकेश जी, जरा सबसे पहले बताइए कि आज की जो मौजूदा वक्त में स्थिति है और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल जब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में आज जब कैबिनेट मंत्री से भी बातचीत की गई, आप भी उस वक्त मौजूद थे और आपने कई सवाल वहां पर किए, तो उन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट होगा और गठबंधन के अंदर, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जजपा की तरफ से दावेदारी लगातार बनी हुई है, तो ये साफ हो चुका है। देखिए, एक तो सबसे पहले आप मानिए कि इस समय जो बड़ौदा उपचुनाव है सभी के लिए प्रतिष्ठा की बात है और कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की सीट थी, उनका जो वहां से एमएलए था उनका देहांत हुआ, उसके बाद ये खाली हुई है। सरकार के लिए इसलिए प्रतिष्ठा की बात है क्योंकि सरकार का जो कार्यकाल है अभी 4.25 साल का जो है सामने है। तो कोई भी उपचुनाव होता है और जब लंबा कार्यकाल सामने होता है तो सरकार के लिए वो ज़्यादा प्रतिष्ठा की बात होती है, क्योंकि आमतौर पर साधारण भाषा में माना जाए तो मैंडेट भी मान लिया जाता है कि सरकार की कितनी लोकप्रियता है। इस सब को लेकर जो है सभी की तैयारियां अपनी तरफ से है, क्योंकि यदि कांग्रेस की आप लें, कांग्रेस का जैसे मैंने बताया कि जो उनका एमएलए था उनके निधन के बाद ये सीट खाली है। अगर कांग्रेस लूज करती है तो आप ये समझिए कि सत्ताधारी दल कांग्रेस का क्या हाल करेगा नतीजे आने के बाद, इसका जो अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है जो राजनीतिक माहौल बना है। अब मेरी 2 कैबिनेट मंत्रियों से बात हुई है उपचुनाव की घोषणा होने के बाद। दोनों का दावा यह है कि भाजपा जो है सीट जीतेगी। हरियाणा न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को बता चुका है कि इस सीट पर भाजपा जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि जजपा क्योंकि गठबंधन में सहयोगी है, सरकार में सहयोगी है, लगातार उन्होंने भी अपना दावा छोड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं कि जजपा को सीट मिलनी है। भाजपा इस पर पूरी तरह से जो अपना जो हक जता रही है और अपना ही उम्मीदवार जो है उतारेगी। हमारी जेपी दलाल से जब पहले बात हुई थी, जिन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने भी क्लियर किया था कि उम्मीदवार भाजपा का होगा। आज अनिल विज ने भी इस बात को जो है दोहराया है कि उम्मीदवार भाजपा का होगा। तो बहरहाल इन सरकार के पास, भाजपा के पास अपने कामों को लेकर जो है एक वहां लोगों के सामने रखने के लिए बड़ी बात है कि सरकार जो है लंबे समय के लिए है, 4 साल से ज्यादा का समय सरकार का पड़ा है। तो ऐसे में जो वहां के मतदाता हैं उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, जो उपचुनाव पहले भी हुए हैं, किसी भी सरकार में हुए हों, ये सामने होता रहा कि सत्ता में भागीदारी का लालच भी वहां के लोगों को दिया जाता है। लेकिन राकेश जी, क्या जननायक जनता पार्टी से भी या उनके किसी नेता से भी इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने उम्मीदवार को लेकर अपनी दावेदारी छोड़ दी है? क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है। देखिए, जजपा के लोगों से हमारी अभी बात नहीं हुई है, और क्योंकि अभी जो है उपचुनाव की घोषणा हुई है और जजपा से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भी अभी तक नहीं आई है। तो जजपा के बारे में, हालांकि जजपा से जब पहले बात होती थी तो उनका यही कहना होता था कि गठबंधन का उम्मीदवार होगा और जो भी उम्मीदवार होगा उसका दोनों दल पूरी तरह से उसके लिए काम करेंगे, उसको जिता कर लाएंगे। जी राकेश जी, लेकिन इसमें एक और भी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर कृषि कानूनों को लेकर जब किसान एक तरफ लामबंद है तो वहीं विपक्षी खेमा सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रहा है।
तो ये सब जो प्रकरण चल रहा है, सड़कों पर विरोध के दौर चल रहे हैं, क्या ये बड़ौदा उपचुनाव पर किसी तौर पर भी प्रभाव डालेंगे क्या? और क्या इसका नुकसान या किसी भी रूप में प्रभाव बीजेपी और उसके गठबंधन को होगा? शुभेंदु, आज सुबह से आपने देखा कि हमने भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और गृह मंत्री अनिल विज, तीनों से बात की है। तीनों में हमारा एक सवाल जो रहा, ये कॉमन रहा कि जिस तरह से कृषि कानून बनाए गए हैं, किसान सड़कों पर हैं और बड़ौदा सीट की जो ज्योग्राफिया है वो इस तरह का है कि जो वहां पर ये जो कानून है प्रभावित करेंगे। और हालांकि हमारा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी लोगों को समझाने के लिए। लेकिन तीनों जो बड़े नेता हैं, दो मंत्री हैं, उनका यही कहना था कि किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। ये कानून जो हैं किसानों के हित के हैं। केवल कांग्रेस अपने हित साधने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भी इन कानूनों का जो है भाजपा को लाभ मिलेगा, क्योंकि और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये कुछ किसानों के लिए हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये कानून उन्हें फायदा देंगे। जो छोटे किसान हैं उनके लिए एमएसपी बरकरार है, मंडी व्यवस्था बरकरार है और सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलता है वो बरकरार है। तो कुल मिलाकर भाजपा पूरी तौर पर यह मान रही है और उनका सहयोगी जो दल है सरकार में, वो पूरी तरह यह मान रहा है जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित के कानून हैं। तो कोई नुकसान इन उपचुनाव में नहीं होने वाला है भाजपा जसपा गठबंधन को। जी राकेश जी, एक और अब महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि अब कोविड का दौर चल रहा है, कोरोना संक्रमण अभी भी रुक नहीं रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें कोविड को लेकर के भी कुछ कहा गया है क्या? देखिए, बिल्कुल कोविड को लेकर जिस तरह से, क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी गाइडलाइंस हैं, आपने देखा होगा कि जो नामांकन होगा वो ऑनलाइन नामांकन होगा और जो प्रचार के लिए भी बाकायदा गाइडलाइंस हैं। आप जानते हैं उपचुनाव है और हॉट सीट इस समय बड़ौदा बना है, प्रतिष्ठा का सवाल बना है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी आएगी। अब 5 लोगों के जो डोर टू डोर प्रचार करना है, पहले आप देखते थे कि सैकड़ों की तादाद में किसी भी दल के लोग जो होते थे जुटते थे और डोर टू डोर या फिर नुक्कड़ सभाएं करते थे। तो अब 5 लोगों के लिए सीमा बांध दी गई है कि 5 लोगों से ज्यादा नहीं जाएंगे। हालांकि पॉलिटिकल लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वर के ऊपर होगा कि वह इन कोविड जो 19 के प्रोटोकॉल है, उसके नियम है, कैसे लागू करवाते हैं, ताकि लोग जो है महामारी से भी बचें और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करें, अपने नुमाइंदे को भी चुनें। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे में कोई भी नेता अगर भीड़ लेकर के जाता है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये खैर वहां ऑब्जर्वर के ऊपर निर्भर करता है। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए।